प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पार्ट 23 व्यापार एवं पेशे से आय भाग 23 में आपका पुनः स्वागत। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। डिडक्शन फॉर बिजनेस लॉसेज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्यापारिक हानियों एवं पूंजीगत व्ययों की कटौती। बिंदु नंबर 1, बिजनेस लॉसेज अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, व्यापारिक हानियों की आयगत व्यय के रूप में कटौती। व्यवसाय के संचालन के दौरान कई प्रकार की व्यापारिक हानियां होती है। इनमें से आयगत प्रकृति की हानियों की व्यावसायिक व्ययों के रूप में कटौती मिल जाती है, परंतु पूंजीगत हानियों की व्ययों के रूप में कटौती नहीं मिलती है। इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया जा सकता है, परंतु ऐसी हानियों को परिस्थिति के अनुसार दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ए, अलाउड बिजनेस लॉसेज, स्वीकृत व्यापारिक हानियां। सामान्यतः व्यापार में आय ज्ञात करते हुए व्ययों की छूट मिलती है, परंतु हानियों की छूट नहीं मिलती है। परंतु जिन हानियों की छूट आयगत व्ययों के रूप में मिलती है वो इस प्रकार है। नंबर 1, चोरी या गबन से हानि। नंबर 2, माल की हानि। नंबर 3, कर्मचारियों को दी गई क्षतिपूर्ति। नंबर 4, अनुबंध की जब्त राशि। बी, डिसअलाउड बिजनेस लॉसेज। सामान्यतः कुछ हानियां ऐसी है जिनकी आयगत व्ययों के रूप में छूट नहीं दी जाती। वो इस प्रकार है। नंबर 1, काल्पनिक हानि की छूट नहीं मिलेगी। आर्बिट्रेरी लॉसेज विल नॉट बी अलाउड, यानी संभावित हानि की छूट नहीं मिलती है। छूट तभी मिलेगी जबकि हानि वास्तव में हो गई हो। जैसे यदि वर्ष के अंत में स्टॉक का मूल्य गिर गया है तो यह हानि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि माल अभी बेचा नहीं गया है। नंबर 2, पूंजीगत प्रकृति की हानि की छूट नहीं मिलेगी। लॉसेज ऑफ कैपिटल नेचर विल नॉट बी अलाउड। यदि कोई पूंजीगत संपत्ति आग से जल जाए तो उसकी हानि आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होती है। नंबर 3, स्पष्टतः अस्वीकृत हानि की छूट नहीं मिलेगी। क्लियरली डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर नॉट अलाउड। कुछ विशेष प्रकार की हानियां आयकर अधिनियम में स्पष्टतया अस्वीकृत कर दी गई है, जैसा कि व्यवसाय प्रारंभ होने से पूर्व की हानियां स्वीकृत नहीं होगी। इसी प्रकार से व्यवसाय बंद होने के उत्पन्न हानियां भी स्वीकृत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजंस रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्ययों की संबंध में प्रावधान। सामान्यतः पूंजीगत व्ययों की किस्तों में कटौती मिलती है अथवा उन पर हास डेप्रिसिएशन स्वीकृत होता है, परंतु आयकर अधिनियम में सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर कई प्रकार के पूंजीगत व्ययों की एक ही वर्ष में आयगत व्यय के रूप में कटौती देने के प्रावधान भी है। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर
किए गए पूंजीगत व्ययों की कटौती। इसे हम पूर्व के व्याख्यानों में समझ चुके हैं। कौन से पूंजीगत व्ययों की कटौती मिलेगी और कौन से व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी, यह आयकर अधिनियम के प्रावधान, न्यायालयों के निर्णय एवं बोर्ड के निर्देशों पर निर्भर करता है। अतः ऐसे पूंजीगत व्ययों को हम दो भागों में बांटते हैं। ए, अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, आयगत व्ययों के रूप में स्वीकृत पूंजीगत व्यय। इस श्रेणी में हम जिन व्ययों को सम्मिलित करते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, किसी बंद व्यवसाय को पुनः चालू करने के व्यय। नंबर 2, किसी तकनीशियन से प्लांट को सुधारने की सलाह लेने के व्यय। नंबर 3, किसी कोल्ड स्टोरेज का ट्रांसफार्मर पर बदलने के व्यय। नंबर 4, बिजली के पुराने तारों और ट्यूबलाइट्स बल्ब आदि बदलने के व्यय। नंबर 5, फैक्ट्री बिल्डिंग के चारों तरफ बाड़ लगाने के व्यय। नंबर 6, किसी सार्वजनिक स्थल पर पार्क या फव्वारा विकसित करने के व्यय जिससे कि संस्था का विज्ञापन भी होता है। एंड नंबर 7, किसी कार के पेट्रोल इंजन को डीजल इंजन में बदलने के एक मुश्त व्यय। बी, डिसअलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, आयगत व्ययों के रूप में अस्वीकृत पूंजीगत व्यय। सामान्य व्यापारिक सिद्धांतों के आधार पर भी पूंजीगत व्ययों की आयगत व्ययों के रूप में कटौती नहीं मिल सकती, परंतु कई प्रकार के व्यय ऐसे होते हैं जो आयगत व्यय जैसे लगते हैं। इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार कुछ व्यय पूंजीगत व्यय माने जाते हैं, अतः आयगत व्ययों के रूप में अस्वीकृत है। नंबर 1, कारखाना भवन में एक खिड़की लगवाने के व्यय को आयगत व्यय के रूप में अस्वीकृत किया गया है। नंबर 2, भवन में पहली बार ट्यूबलाइट्स लगाने के व्यय को आयगत व्यय नहीं माना जाता है। नंबर 3, एक ट्यूबवेल के व्यय को आयगत व्यय नहीं माना जाता है। नंबर 4, मशीन खरीदने हेतु बैंक गारंटी व्यय को आयगत व्यय नहीं माना जाता है। नंबर 5, डायरेक्टर द्वारा मशीन खरीदने हेतु की गई यात्रा के व्यय आयगत व्यय नहीं होंगे। नंबर 6, किसी साझेदार को संस्था छोड़ने के लिए दी गई राशि की छूट नहीं मिलेगी। नंबर 7, साझेदारी संलेख तैयार करवाने के व्यय भी छूट के लिए पात्र नहीं होते हैं। व्यावसायिक व्ययों के संबंध में इस व्याख्या से स्पष्ट है कि किसी व्यय की छूट तभी मिल सकती है जबकि वह पूर्णतः एवं मुख्यतः व्यापार के लिए किया जाए, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि ऐसा व्यय व्यवसाय के लिए आवश्यक हो। कोई व्यय व्यवसाय के लिए आवश्यक है अथवा नहीं, यह व्यापारी के द्वारा तय किया जाएगा, न कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा। स्पेशल एक्सपेंसेस अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, विशेष प्रकार के व्ययों की सशर्त स्वीकृति। कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं जिनकी स्वीकृति कुछ शर्तों के पूरी होने पर ही होती है। ऐसी शर्तें इसलिए लगाई गई है ताकि कर चोरी को रोका जा सके और कर की प्रभावी वसूली हो सके। इस संबंध में विभिन्न प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, निजी प्रयोग के अनुपात में व्ययों की अस्वीकृति, एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन प्रोपोर्शन ऑफ प्राइवेट यूज। यदि भवन, मशीन, संयंत्र आदि का प्रयोग आंशिक रूप से व्यापार के लिए एवं आंशिक रूप से निजी कार्यों के लिए होता है तो ऐसी संपत्ति के संबंध में किराया, मरम्मत, हास आदि के व्यय उस सीमा तक अस्वीकृत होंगे जो आयकर अधिकारी उचित समझे। कई बार व्यापारी के पास एक ही कार होती है
और वह घर एवं व्यापार दोनों के लिए उस व्यवसायिक संपत्ति को काम में लेता है। व्यवसाय की कार के पेट्रोल, मरम्मत, मेंटेनेंस, बीमा, ब्याज, ड्राइवर का वेतन, हास आदि के समस्त व्ययों की छूट व्यापारिक व्ययों के रूप में लेना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में कर निर्धारण अधिकारी यह मान सकता है कि निसंदेह कार का निजी प्रयोग भी होता होगा और इस आधार पर एक निश्चित अनुपात में इन सभी व्ययों को अस्वीकृत कर सकता है। जिस वर्ष कार क्रय करके व्यापार एवं निजी संपत्ति के रूप में प्रयुक्त होती है, उस वर्ष कार का मूल्य एवं उस पर स्वीकृत हास पृथक रूप से ज्ञात होता है। अतः प्रथम वर्ष कार के हास को कार के निजी प्रयोग वाले अनुपात से कम किया जाता है, परंतु कार का सामान्य हास 15% से स्वीकृत होता है। अतः 15% की दर से हास स्वीकृत होने वाले समूह में अनेक प्रकार की मशीनें एवं प्लांट सम्मिलित हो सकते हैं। इस कारण आगे के वर्षों में कार का हासित मूल्य अलग से ज्ञात नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में कार पर हास का कोई भी भाग निजी प्रयोग के आधार पर अस्वीकृत नहीं होगा। यदि 15% के सामान्य ब्लॉक में व्यक्तिगत एवं व्यापारिक प्रयोग में आने वाली कार के अतिरिक्त कोई और प्लांट और मशीनरी न हो, तो आगामी वर्ष में ब्लॉक पर हास से आशय कार पर हास से ही होगा और उस दशा में आगामी वर्षों में भी व्यक्तिगत प्रयोग के अनुपात में कार पर हास अस्वीकृत कर दिया जाएगा। Number 2, expense is allowed only if tax deducted at source. उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने पर ही स्वीकृत व्यय। कर की वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई प्रकार के व्ययों का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर काटना TDS आवश्यक है एवं यह भी अनिवार्य है कि ऐसे काटे गए कर को सही एवं निर्धारित तरीके और निर्धारित समय तक सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए। व्यय का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर काटने से एवं निर्धारित समय तक जमा कर देने से ऐसी आय पर कर की प्रभावी वसूली हो सकती है। अनेक दशाओं में उद्गम स्थान पर कर की कटौती न करने पर अथवा कर काटने के पश्चात निर्धारित समय तक जमा न कराने पर व्यय की कटौती नहीं मिलती है। इस संबंध में अनिवासी एवं निवासी व्यक्तियों को व्ययों के भुगतान के संबंध में TDS की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान बनाए गए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, यदि अनिवासी भारतीय या किसी अन्य व्यक्ति को भारत से बाहर व्ययों का भुगतान किया जाए, यदि इन्हें वेतन के अतिरिक्त किसी भी व्यय का भुगतान किया जाए, वेतन के भुगतान को अगले बिंदु में विस्तार से समझाया जाएगा और यहाँ हम किराया, ब्याज, तकनीकी सेवाओं का शुल्क, रॉयल्टी आदि और ऐसा भुगतान प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय हो तथा आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार उस पर उद्गम स्थान पर कर काटना अनिवार्य हो, तो यदि कर न काटा जाए अथवा काटे गए कर को निर्धारित समय में जमा न कराया जाए तो करदाता को ऐसे व्यय स्वीकृत नहीं होंगे। इस संबंध में आवश्यक प्रावधान इस प्रकार है। अनिवासी को बिना कर काटे वेतन को छोड़कर अन्य व्ययों के भुगतान के संबंध में। नंबर 1, यदि किसी अनिवासी व्यक्ति को वेतन के अतिरिक्त किसी भी व्यय का बिना कर काटे भुगतान कर दिया जाए, जबकि कर काटना आवश्यक था क्योंकि ऐसी आय प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय थी अथवा काटा गया कर गत वर्ष सरकारी खजाने में
जमा न कराया गया हो तो ऐसे किए गए भुगतान पूर्ण रूप से अर्थात भुगतान का 100% अस्वीकृत व्यय होगा यदि इस संबंध में अगला बिंदु लागू न होता हो। अगला बिंदु है, यदि ऐसे व्ययों के भुगतान पर गत वर्ष में चूक के बाद कर विवरणी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि तक कर की कटौती कर के काटे गए संपूर्ण राशि को सरकारी खाते में यदि जमा करा दिया जाए तो गत वर्ष न जमा कराए गए इस कर कटौती के संबंध में इस दशा में गत वर्ष 2018-19 के व्ययों की कटौती गत वर्ष 2018-19 में ही मिल जाएगी। यद्यपि कर की कटौती एवं अथवा कर की राशि गत वर्ष में जमा नहीं करवाई गई है, परंतु आयकर विवरणी जमा कराने से पूर्व जमा करा दी गई है। यदि गत वर्ष 2018-19 में अनिवासी द्वारा अथवा भारत के बाहर भुगतान किए गए व्ययों पर कर की विवरणी भरने की अंतिम दिनांक तक कर न काटा जाए और जमा न कराया जाए, जिससे कि गत वर्ष 2018-19 में व्यय अस्वीकृत हो गए हों, तो इस दशा में 30 सितंबर 2019 के बाद जिस गत वर्ष में कर काटकर जमा करा दिया जाए उसी गत वर्ष में पहले अस्वीकृत किए गए व्ययों की कटौती मिल जाएगी। जैसे यदि कर काटा गया हो 1 अक्टूबर 2019 को जमा कराया जाए तो व्यय गत वर्ष 2018-19 के लिए अस्वीकृत होंगे, परंतु इसकी कटौती गत वर्ष 2019-20 में व्यय के रूप में स्वीकृति मिल जाएगी। भारत से बाहर अथवा अनिवासी व्यक्ति को चुकाया गया वेतन। यदि किसी गत वर्ष में किसी अनिवासी कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया जाए या भारत से बाहर भुगतान हो तो इस पर उद्गम स्थान पर कर काटना अनिवार्य है, चाहे अनिवासी को भुगतान भारत में किया जाए या भारत के बाहर किया जाए। यदि कर न काटा जाए तो ऐसे वेतन के भुगतान को व्यय के रूप में कटौती नहीं दी जाएगी। यदि बाद के किसी वर्ष में पूर्व के वर्षों के लिए कर काटकर सरकारी खाते में जमा करवा दिया जाए तो उस वर्ष पूर्व में अस्वीकृत व्ययों की कटौती मिल जाएगी। भारत में किए गए वेतन सहित सभी व्ययों का भुगतान। जब भारत में किसी निवासी को वेतन सहित किसी भी व्यय का भुगतान किया जाता है जो प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय है तो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार उद्गम स्थान पर कर काटना अनिवार्य है। यदि ऐसे भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर की कोई कटौती नहीं की गई है या काटे गए कर को निर्धारित समय में सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया है तो भुगतान करने वाले करदाता को चूक में करदाता एसएससी इन डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ऐसी चूक या गलती के संबंध में जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। नंबर 1, यदि गत वर्ष में भारत में किसी निवासी को किसी व्यय का बिना कर काटे भुगतान कर दिया जाए जबकि इस संबंध में कर काटना अनिवार्य था और ऐसी आय प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय थी अथवा काटा गया कर सरकारी खजाने में गत वर्ष में जमा नहीं करवाया गया हो तो कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से यह प्रावधान किया गया है कि इस दशा में ऐसे व्यय का 30% अस्वीकृत कर दिया जाएगा यदि इसके संबंध में अगला बिंदु लागू न होता हो। अगला बिंदु है, यदि गत वर्ष में इस तरह की चूक हो जाने पर भी कर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व ऐसे व्यय के लिए कर की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में गत वर्ष 2018-19 के व्ययों के लिए पूर्ण कटौती गत वर्ष 2018-19 में ही मिल जाएगी, अर्थात समस्त व्यय का 30% भाग अस्वीकृत नहीं होगा। यद्यपि गत वर्ष 2018-19 में कर की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा कराने के नियम की अनुपालना नहीं हुई है, परंतु कर निर्धारण
कर विवरणी जमा कराने से पूर्व यह कर जमा करा दिया गया है। अगला बिंदु है कर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या तो कर न काटा हो या जमा न कराया हो, परंतु उसके बाद कर काट कर जमा करा दिया गया हो। इस दशा में गत वर्ष 2018-19 में चूक होने पर 30% एवं उससे पूर्व में चूक होने पर 100% व्यय अस्वीकृत होंगे। अतः अब जिस गत वर्ष में कर काटकर सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए, उस वर्ष में पूर्व वर्ष के अस्वीकृत व्ययों की कटौती मिल जाएगी। जैसे गत वर्ष 18-19 के व्ययों की कटौती की राशि 1 अक्टूबर 2019 को जमा कराने पर गत वर्ष 2019-20 में पूर्व के 30% अस्वीकृत व्ययों की कटौती मिलेगी यदि यह राशि 30 सितंबर 2019 जो आयकर विवरणी जमा कराने की अंतिम तिथि थी तक जमा करा दी जाती है, तो व्यय का 30% भाग अस्वीकृत नहीं होता। यदि किसी निवासी को उसके द्वारा प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं का भुगतान किया जाए और उन सेवाओं पर कोई समता शुल्क इक्वलाइजेशन लेवी लगता हो, तो ऐसी सेवाओं के भुगतान की व्यय के रूप में कटौती तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि अनिवासी को भुगतान करते समय समता शुल्क की कटौती न की गई हो और काटी गई राशि कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व जमा न कर दी गई हो। इस प्रकार से भारत के बाहर या अनिवासी को भुगतान करते समय कर की कटौती न करने पर गंभीर चूक मानकर व्यय 100% एवं भारत में व्यय का भुगतान करते समय कर कटौती में चूक करने पर कम चूक मानते हुए 30% अस्वीकृत किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स। रिश्तेदारों को सामान्य सीमा से अधिक किए गए भुगतान अस्वीकृत है। यदि किसी व्यय का भुगतान किसी रिश्तेदार को किया गया है और आयकर निर्धारण अधिकारी की राय में सामान्य परिस्थितियों में किए गए भुगतान से ज़्यादा है, तो ऐसे अतिरिक्त भुगतान की कोई छूट नहीं मिलेगी। इस प्रकार से आयकर अधिकारी की राय में कोई भुगतान सामान्य व्यय की सीमा से अधिक होने पर अस्वीकृत तभी होगा जबकि नंबर 1 भुगतान किसी व्यय के संबंध में है, नंबर 2 भुगतान किसी विशिष्ट रिश्तेदार को दिया गया है। इस प्रावधान के उद्देश्य से विशिष्ट रिश्तेदार से आशय नंबर 1, यदि करदाता एक व्यष्टि इंडिविजुअल है तो ऐसे व्यष्टि का कोई भी रिश्तेदार यानी पति, पत्नी, बेटा, भाई, बहन, चाचा, मामा आदि कोई भी रिश्तेदार। नंबर 2, यदि हिंदू अविभाजित परिवार है तो परिवार का कोई सदस्य। यदि करदाता एक फर्म है तो फर्म का कोई साझेदार या उसका रिश्तेदार। यदि करदाता एक समुदाय है, एसोसिएशन है, इसका कोई भी सदस्य या उसका रिश्तेदार। यदि करदाता एक कंपनी है, कंपनी का कोई भी संचालक, उसका रिश्तेदार अथवा ऐसा कोई सदस्य जिसका कंपनी में सार्वजनिक हित है, अर्थात उसके पास कंपनी के 20% से अधिक अंश है या स्वामित्व है। यदि एक रिश्तेदार से भारत में लेन देन में एक वर्ष में 5 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है और यदि यह राशि अनुचित अर्थात उचित मूल्य से अधिक है तो भी कोई भी राशि अस्वीकृत नहीं होगी यदि अनियंत्रणीय अर्थव्यवस्था में रिश्तेदार के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से हुए लेन देन के लिए यह उचित बाजार मूल्य हो। इस व्याख्यान में शेष रहे 4 बिंदुओं
पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 को छोड़कर बाकी प्रावधानों का वर्णन कंप्लीट कर दिया गया है। शेष रहे 4 बिंदु का वर्णन अगले व्याख्यान में किया जाएगा। धन्यवाद।